तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज संडे है और वक्त फॉलोअप का है। फॉलोअप यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने की, फॉलोअप उन खबरों के ऊपर ध्यान देने की, नज़र डालने की जो मालूम नहीं कब कहाँ किन फाइलों में गुम है या जिनका पूरी तरह से इंसाफ होना अब भी बाकी है। सोचकर ये अजीब लगता है क्योंकि कानून, अदालतें हमेशा ये कहती हैं कि सबूत चाहिए, चश्मदीद चाहिए, गवाह चाहिए किसी केस का फैसला सुनाने के लिए। अब सोचिए, एक महिला के साथ कई लोग मिलकर गैंगरेप कर रहे हैं और जिस जगह पर इस महिला के साथ गैंगरेप हो रहा उससे कुछ दूरी पर उसका बेबस पति अपने 6 महीने के बच्चे की जान बचाने के लिए दुबका पड़ा है और उसे पता है कि अगर वो उठ गया और उन लोगों ने देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लाइव उसकी नज़रों के सामने उसकी बीवी का गैंगरेप हो रहा है। बड़ी मुश्किल से वो मदद के लिए पास के गांव में जाता है, बताता है। लोग उसकी मदद के लिए भागते हैं। करीब 200 लोग गांव के लाठी, डंडे, सरिये लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उसकी बीवी के साथ गैंगरेप हो रहा था। लेकिन आने जाने में वक्त लग चुका था। उस महिला की मौत हो चुकी थी। उसके कातिल, उसके बलात्कारी मौके से भाग चुके थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, पुलिस तक पहुंचता है। पति आई विटनेस है इस केस का और 6 महीने का उसका मासूम, लेकिन बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन एक विटनेस के सामने होने के बावजूद इस केस का क्या हश्र होता है और इस केस का कैसे रेप होता है और आज ये केस कहाँ खड़ा है। फॉलोअप में आज बात छवि रानी की कहानी की। बात 80 के दशक की है। 1977 में छवि रानी, जो उस वक्त उड़ीसा के पुरी में रहा करती थी, एक शख्स से उसे प्यार होता है और फिर उससे शादी कर लेती है। उसका पति का नाम नबा किशोर। छवि रानी और नबा किशोर दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। शादी के बाद नबा किशोर ने कहा था कि कुछ नया धंधा शुरू करूं, तो उसने अखबार की एजेंसी ले ली थी। वो अखबार जो भुवनेश्वर, कटक और बाकी जगहों से आते थे, वो उसकी एजेंसी लेता था और अपने गांव के आसपास उन अखबारों को सर्कुलेट करता था, बांटा करता था। अखबार की एजेंसी लिए करीब उसको 3 साल हो चुके थे। अब अखबार बांटने और भेजने के चक्कर में उसे अखबारों को लेकर दिलचस्पी शुरू हो गई। उसे लगा कि मैं अखबार लोगों तक बांट रहा हूँ एजेंसी लेकर, क्यों ना मैं भी इस अखबार में कुछ लिखूँ, मैं अपने गांव के बारे में, अपने इलाके के बारे में। और धीरे धीरे उसके अंदर एक जर्नलिस्ट बनने की चाहत उमड़ने लगी और वह अखबार ध्यान से पढ़ता, खबरों के बारे में जानकारी रखता और आखिरकार एक भुवनेश्वर से न्यूज़पेपर शुरू हुआ जिसका नाम था प्रगति बाड़ी। तो उसके लिए अलग अलग ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में कॉरेस्पोंडेंट चाहिए थे। तो नबा किशोर ने भी अप्लाई किया और फिर उसको नौकरी मिल गई। अब वो इस अखबार का रिपोर्टर बन गया। रिपोर्टर बनते ही अब उसने अपनी खबरें करनी शुरू कर दी। अब नबा किशोर एक ईमानदार जर्नलिस्ट था, जैसे जर्नलिस्ट की आज के दौर में कमी है। तो सिस्टम, सरकार, पुलिस, सरकारी बाबू, इनके खिलाफ तमाम कमियों को उजागर करता, रिश्वतखोर नेताओं को बेनकाब करता और इलाके के जो उसके सब दबंग नेता थे उनके खिलाफ जमकर खबरें लिखता। इससे बहुत सारे उसके दुश्मन बन गए। कई बार उसे धमकियां मिली कि तुम मत लिखो, लेकिन वो अपने जर्नलिज्म के एथिक्स और उसूल के साथ, जो शायद हम लोग नहीं कर रहे हैं आज, वो डटा रहा और करता रहा। इत्तेफाक से उस दौर में जिस इलाके में ये रहा करता था, वहाँ के 2 दबंग नेता थे, दोनों कांग्रेस के थे। एक बिरडी, एक गांव है तो बिरडी गांव का ब्लॉक प्रेसिडेंट जिसका नाम था दिवाकर नायक और दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष इसी कांग्रेस का ब्लॉक, उसका नाम था नंदा मोहंती। ये दोनों खूब सरकारी जो भी स्कीम आती उसके पैसे गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। बहुत सारे करप्शन थे इनके। तो इनकी खबरों को नबा किशोर खूब लिखता, छापता, दिखाता। अब ये बात इन दोनों नेताओं को बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कई बार धमकी दी पर वो माने नहीं और ये सिलसिला लिखने छापने का चलता रहा।
नबा किशोर अपनी जर्नलिज्म के एथिक्स और उसूल पे कायम रहा। इस दौरान में उसे एक बेटा हो गया। दोनों पति पत्नी खुश थे। नबा भी एक रिपोर्टर बन के बेहद खुश था, लेकिन खुश तब तक था जब तक कि 3 अक्टूबर 1980 की तारीख नहीं आई थी। 3 अक्टूबर 1980, गांधी जयंती के ठीक अगले दिन। उस दिन किसी काम से नबा और छवि रानी को अपने गांव से बाहर जाना था। जब वो गांव से बाहर निकलने के जाने लगे, 6 महीने का उनका बच्चा उनके साथ था, तो अचानक इन दो नेताओं ने, जो नंदा मोहंती और दूसरे, उन्होंने कहा कि उनके लोग वहाँ पहुँच गए रास्ते में, और नबा किशोर से कहा कि चलो साहब ने तुम्हें बुलाया है, साहब की हवेली पर चलना है और कुछ काम है। तो उसने बताया मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौट आऊँगा। उसने कहा नहीं, शाम को नहीं, अभी चलो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उन्होंने धमकी दी। नवा डर गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि चलो हम बाहर बाद में जाएंगे। अपनी पत्नी छवि रानी से कहा कि वापस लौटते हैं और घर में तुमको छोड़ता हूँ और मैं जाकर दिवाकर नायक और नंदा मोहंती से मिल लेता हूँ। पता नहीं क्या बात है। अब ये कहकर वो घर छोड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में वही लोग फिर वापस उसके पीछे, कि वो घर से लौटेगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं और नंदा मोहंती को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। जब बुरी तरह पीटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आना है, तो नंदा मोहंती घर पहुंचता। छवि रानी देखकर घबरा जाती है। फिर वो कहती है कि जाकर अभी मिल लेते हैं। तो वो कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो पहुँचता है नंदा मोहंती के घर। वहाँ जब वो पहुँचता है तो वो कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, हमारे खिलाफ खबरें छाप रहा है। अपने गुरुओं से उसकी बुरी तरह पिटाई कराते हैं और कहते हैं कि इसी वक्त अभी अपनी पत्नी और बेटे को उठा और ये गांव खाली कर दे। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। वो कहता है कि मालिक सुबह तक का वक्त दे दीजिए, छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का, बीवी है, इस वक्त कहाँ जाऊँगा, कोई साधन भी नहीं है। कहता अभी निकलना है तुम्हें। हार कर ये घर पहुँचता। छवि रानी से कहता जो भी ज़रूरी सामान है ले लो और अभी निकलना है। छवि रानी उसकी हालत देखकर वैसे ही घबराई हुई थी। 6 महीने के बच्चे को लेकर अब वो पैदल ही जा रहा है। पास में एक नदी थी, नदी का पुल पार कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि बहुत सारे लोग नंदा मोहंती और दिवाकर नायक के चले आ रहे हैं उसकी तरफ। ये देखकर वो घबरा गया। छवि रानी अपने पति से कहती है कि तुम एक काम करो, इस बच्चे को गोद में पकड़ो और तुम कहीं छुप जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। उसने कहा नहीं, उसने कसम दिया। उसने कहा कि अगर वो मारेंगे तो कम से कम बच्चा तो जिंदा रहेगा। तो नवा किशोर ने सोचा कि बच्चे को कहीं छुपा कर फिर वो लौट कर आते हैं, लेकिन इतनी देर में वो सारे लोग पहुंच गए और उन्होंने छवि रानी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अब इस दौरान में नवा किशोर अपने बच्चे का मुंह दबाए एक झाड़ी में बैठा है और सामने से सब कुछ देख रहा है। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने बारी बारी से छवि रानी के साथ बलात्कार किया। नवा किशोर का मन किया कि वो अपने बच्चे को लेकर वहीं पहुंचे, लेकिन फिर लगा कसम दी है, बच्चे की जान बचानी है। वो मदद के लिए उल्टे पैर दौड़ता है। पास में ही एक गांव था, उस गांव में जाकर वो सारी बात बताता है। गांव के लोग उसको एक पत्रकार के तौर पर जानते थे। वहाँ का मुखिया और प्रधान कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। फ़ौरन मिनटों में 200 लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सब डंडे लाठी लेकर उस जगह पे पहुँचते हैं, उस नदी पर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि छवि रानी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, तमाम जख्म सर से पैर तक बुरी तरह से नोचा खसोटा गया और अब उसकी सांसें भी नहीं है। नवा किशोर पागल हो जाता है। गांव वाले भी ये देखकर हैरान कि ऐसी दरिंदगी कैसे। इसके बाद वो लोग लाश को उठाकर गांव लाते हैं और उसी रात पुलिस के पास नवा किशोर पहुंचता है और कहता है मुझे रिपोर्ट लिखानी है और मेरी बीवी की यहाँ लाश पड़ी है। पुलिस कहती है पहुंचो, हम लाश के पास आते हैं। पूरी रात बीत जाती है, थाने से कोई पुलिस वाला मौके पर नहीं आता। अगले दिन सुबह ये फिर जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, थोड़ा वेट करो। पुलिस वालों से हार कर उसको वहीं पे एक सरकारी अफसर आकर ठहरे हुए थे, पोस्ट ऑफिस है वहाँ का, पता चला। वो गया तो उस इलाके के एसएसपी जो है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस दिन किसी काम से आए हुए थे, ये हो सकता है इसी चक्कर में आए थे, वो मौजूद थे। नवा किशोर को पता चलता है। वो बड़े बाबू के पास जाता है, कहता है ऐसा ऐसा मेरी आंखों के सामने हुआ है और ये पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। एसएसपी अपने एसएचओ को हड़काता है और कहता है रिपोर्ट लिखो। एसएसपी के सामने अब रिपोर्ट लिखा जा रहा है। वो सारे नाम बताता है, सब नाम लिखा जा रहा है।
लेकिन जैसे ही वो कहता है कि यहाँ के कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट दिवाकर नायक और नंदा मोहंती एक्टिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट इस ब्लॉक के, एसएचओ हाथ रोक लेता, कहता है इन दोनों का नाम हटाकर बाकी सबके लिखाओ। वो कहता नहीं, इन्हीं की वजह से हुआ और इन्होंने ही मुझे मारा है। नवा अपनी बातों पर कायम रहता है। एसएसपी सामने खड़ा है, एसएचओ गुस्से में एफआईआर ही फाड़ देता है, कहता है इनका नाम जब तक तुम नहीं छोड़ोगे मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। नवा वापस आ जाता है। अब भी लाश का अंतिम संस्कार हुआ नहीं। गांव वाले गुस्से में, अब गांव वाले भी नवा किशोर और उसकी पत्नी छवि रानी के साथ हो गए। इसके बाद उन्होंने जो इलाके के नेता थे कांग्रेसी और इन सब के लोग, दिवाकर नायक और मोहंती के, उनमें से एक का घर जला दिया। जब घर जला तो फिर मामला बड़ा हो गया। पुलिस बैकफुट पे आई। अब पुलिस ने मजबूरन रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिख लिया गया। इसके बाद अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश क्या, लीपापोती शुरू हो गई। तमाम आला पुलिस अफसर इस बात में लग गए कि नवा किशोर, बाकी तो नाम लिखा है लेकिन बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे वो मोहंती हो नायक हो, उसका नाम ना लिखे। उन्होंने खूब समझाया, उसे 50,000 रुपये देने की पेशकश की, टॉर्चर किया। फिर एक रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब पुलिस को लगा कि उन्होंने नवा किशोर को सेट कर लिया, वो वही बोलेगा जो उन्होंने सिखाया। नवा किशोर ने पुलिस के सामने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे उन्हीं का नाम लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तब मीडिया अखबार के लोग थे। जैसे ही उसने पत्रकारों को देखा, नवा किशोर का अपना पत्रकार जागा और उसने उनके सामने कहा कि पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है कि इन नेताओं के नाम मैं न लूँ, जबकि ये नेता मेरी पत्नी छवि रानी के रेप और मर्डर के अक्यूज्ड है। जब ये मीडिया में बात उसने पुलिस वालों की मौजूदगी में कह दिया तो उनके हाथ पैर भी फूल गए। अगले दिन सारे अखबारों में खबर। अब पुलिस के लिए शर्मिंदगी। इसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। लोकल पुलिस को इससे हटा दिया गया, लेकिन सामने वालों की पहुंच बहुत ऊपर थी। अब पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और अदालत में पेश करती है, लेकिन अदालत में पेश करने से पहले फिर नवा किशोर को कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने तुम उन नेताओं के नाम मत लेना। नवा किशोर भी पुलिस हिरासत में उनके तिकड़म समझ चुका था। अदालत पहुंचता है, पुलिस वाले इशारा करते हैं, जज साहब जैसे उससे पूछते हैं, वो फ़ौरन पुराने बयान पर कायम हो जाता है और कहता है कि जज साहब मेरी पत्नी के गुनहगार ये लोग हैं, और उनमें वो नंदा मोहंती और दिवाकर नायक का भी नाम लेता है, और एक और राजू नाम है, वो भी एक बड़े नेता। जज साहब ये सुनते हैं, बयान दर्ज होता है। इसके बाद मुकदमा चलता है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में जज साहब कुल 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं, जिनमें ये दिवाकर नायक और नंदा मोहंती भी हैं। लगता है नवा किशोर को कि वो ये जंग जीत गया इंसाफ का। एक शख्स जिसे हर एक ने, सिस्टम ने कुचलने की कोशिश की, अब उसकी जीत हुई। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम आरोपी हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है। तमाम बड़े खेल अब शुरू होते हैं। बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज जमा की जाती है तमाम नेताओं की तरफ से, और फिर वहाँ ये मुकदमा लड़ा जाता है। हाई कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर हर एक कोई चौंक उठता है। लोअर कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलटकर हाई कोर्ट उड़ीसा की 8 के 8 आरोपियों को साफ बरी कर देती है। कहती है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि ये लोग छवि रानी के रेप या कत्ल के गुनहगार, सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। नवा किशोर एक बार फिर टूट जाता है। उसे लगता है ये क्या हुआ, मैं अपनी बीवी के साथ जो भी हुआ उसका विटनेस हूँ, चश्मदीद हूँ, और जो अखबार के बाद जो पिटाई और सारी चीज़ें कड़ियाँ जुड़ रही हैं, लेकिन यहाँ काले कोर्ट वाले कुछ और कहानी सुना रहे हैं, अदालत कुछ और फैसला। टूट गया। उसे लगा ये सब बेकार है, ये ज़िंदगी बेकार है। वो हार मानने ही जा रहा था कि तभी कुछ अच्छे लोग सामने आए, कुछ NGO सामने आए। उन्होंने कभी एक और दरवाज़ा खुला है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। अब तक 22 साल गुजर चुके थे इस पूरे फैसले की इस कवायद में। 1980 का मामला 3 अक्टूबर, अब अप्रैल 2002 आ गया, और आखिरकार अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आधा इंसाफ ही कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट ने जिन 8 को बरी कर दिया था, उनमें से 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 4 को बरी कर दिया।
और अफसोस और हैरानी की बात ये कि जिन 4 को बरी किया गया उनमें वो नंदा मोहंती भी था, वो राव भी था, वो दिवाकर नायक भी था। मतलब जितने बड़े नेता, जितने बड़े लोग, वो सब बरी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस की जांच पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस को फटकार भी लगाई, बरहम भी लगाया, लेकिन 4 लोगों को बरी भी कर दिया। जब ये फैसला आया तो नवा किशोर यही सोच रहा था कि इस फैसले पर वो खुश हो या रोए, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक ऐसे गुनाह का इकलौता चश्मदीद था जिसके सामने सब कुछ हुआ। उसका मासूम बेटा उसकी गोद में था, उसकी पत्नी उसके सामने लुट रही थी, उसको मारा जा रहा था, और उसकी इस गवाही के बावजूद अदालत उसके बयान पर भरोसा करने को तैयार नहीं। पुलिस वालों ने उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, वकीलों ने अजीब तरह से गवाह और दलीलें रखी, जज ने उनकी बात मानी। एक कोर्ट ने 8 को सज़ा दी, दूसरे कोर्ट ने 8 के 8 को बरी कर दिया, तीसरे कोर्ट ने 8 में से 50% को बरी किया, 8 को सज़ा दे दी। तो कुल मिला के ये फैसला है क्या और हुआ क्या? आज 2024 में ये केस वहीं खड़ा है। नवा किशोर को आधा इंसाफ मिला, आधा नहीं मिला। आज भी उसके दिल का जख्म उतना ही हरा और गहरा है। बरसों तक वो लोग उसके बाद उसके पास से गुजरे और कई बार ताने भी मारकर गुजरे कि हमसे बड़ा यहाँ कानून नहीं है, जो हम हैं हम ही लोग हैं, हम ही कानून है, हम ही अदालत है, हम ही इंसाफ है। अब उनकी बातें जैसा भी उन्होंने कहा होगा, लेकिन कम से कम इस सिस्टम के बाद लगता तो है कि शायद वो लोग सच थे, और नवा किशोर जैसे लोग शायद इसी के हकदार थे, क्योंकि वो अकेले अपनी लड़ाई की सारी जमा पूंजी उसने बेच दी, एजेंसी ली थी, वो पैसे जो पैसे बचाए थे वो घर जायदाद सिर्फ अदालत के चक्कर काटने के लिए। उस दौर में उस शख्स ने मतलब 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। 1.5-2 लाख रुपए, आज से 44 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उसकी आज की क्या कीमत होगी। और ये सब कुछ लुटाने के बावजूद उसकी उम्मीद सिर्फ एक थी कि उसे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिला नहीं, और आखिर में भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उसे मझधार में लाके छोड़ दिया। आधा इंसाफ दिया, आधा नहीं दिया। ये तो सिर्फ बानगी है, ना जाने ऐसे हमारे देश में कितने केस पड़े हैं। इसी कहानी के बहाने मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश के ये जो नेताओं, जो लोग अपनी ताकत, सत्ता, अपने दबंगई से कैसे कानून का फ़ायदा उठाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, अपराध करने के बावजूद कैसे वो जेल की बजाय विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये हमारे देश की एक नामी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो खासतौर पर हमारे माननीय यानी कि जितने नेता हैं, चाहे लोकसभा के हों, सांसद, विधायक, मंत्री, इनके ऊपर रिसर्च करती है और पता करती है खासतौर पर इनके क्राइम के ऊपर। तो इसी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। हमारे देश में, अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ये 2024 की, जितने भी एमपीज हैं उनमें से 40%, 40% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। इन 40 में से 25% के खिलाफ संगीन क्रिमिनल केसेस हैं, यानी मर्डर भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है और क्राइम अगेंस्ट विमेन भी है। 25% एमपीज जो है हमारे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा, हमारी ऊपरी और निचली जो सदन है, इसमें दोनों मिलाकर, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी को मिलाकर 776 सीटों पर 763 करंट एमपीज हैं, दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। इन 763 सांसदों में से 306 ने, चुनाव लड़ते हैं तो आपको खुद अपना घोषणा पत्र देना होता है, उन्होंने बताया कि हाँ हमारे खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। और इन 306 में से 194, 306 में से 194 ने कहा है कि उनके खिलाफ सीरियस, हीनियस क्राइम के केसेस हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। स्टेट वाइज चलें
तो केरल में 29 लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं, उनमें से 23 के खिलाफ क्रिमिनल केस है। बिहार में 56 में से 41 के खिलाफ है। महाराष्ट्र में 65 में से 37 के खिलाफ है। तेलंगाना में 24 में से 30, दिल्ली में 10 में से दिल्ली में 7 सीटें, 7 में से 5, और अगर राज्यसभा का जोड़ ले तो अब दिल्ली में 10 सीटें होती हैं, 7 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की। तो इनमें से 5 पार्टी वाइज अगर आप आए क्राइम के केसेस सीरियस सिर्फ मैं बताऊंगा, बाकी की तो गिनती नहीं है। सीरियस अभी बीजेपी के 385 एमपीज हैं, उनमें से 98 के खिलाफ सीरियस क्राइम के चार्जेस हैं। कांग्रेस के 81 हैं, दोनों मिलाकर लोकसभा राज्यसभा, उनमें से 26 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, हीनियस। आरजेडी के 6 में से 3 के खिलाफ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में से 8 में से 2 के खिलाफ, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल 11 में से 1 के खिलाफ, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस 8 में से 2 के खिलाफ। अब सिर्फ क्रिमिनल या क्राइम केसेस मत जाइए, एक और बड़ा दिलचस्प डेटा एडीआर ने दिया है, वो भी जानने की ज़रूरत है। हमारे देश में आपको पता है कि जो हमारी पर सालाना जो इनकम है आप आम लोगों की, वो कितनी है? प्रति व्यक्ति जो आय है इनकम इंडिया में, वो 2 लाख रुपए से कम है। 12 महीने में 2 लाख रुपए से कम है, मतलब प्रति व्यक्ति एक आदमी की इनकम या आमदनी कहें 2 लाख से कम है। और अगर आप दिन भर का फिर इस 2 लाख को जोड़ लें तो 550 रुपया बनता है एक दिन का। और अगर आप ये चुने हुए हमारे माननीय सांसद और विधायकों की बात करें तो इनके भी ज़रा डेटा देख लें। 53 ऐसे हमारे नेता हैं या फिर सांसद या विधायक हैं जिनकी कुल प्रॉपर्टी 763 सांसदों की अगर हम बात करें 29,251 करोड़, 29 कुल संपत्ति 29,251 करोड़। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के एमपीज हैं हमारे यहाँ जितने भी, उनका भी इंटरेस्टिंग फिगर है। जो क्रिमिनल हैं उन सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के एमपीज की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 50,003 करोड़ की, और बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो एमपीज हैं उनकी है 30,050 करोड़ की। मतलब जो क्रिमिनल उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो क्रिमिनल नहीं है उनके पास बेचारों के पास कम पैसे हैं। कुल देश में अलग अलग हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एमएलए होते हैं, विधायक, तो सारे देश के कुल 4001 इस वक्त एमएलए है, 4001। इन सब की कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी है वो है 54,000 करोड़ रुपीस, 54,000 करोड़ रुपए, 4001 विधायकों की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर इसी में बात करें 54,000 करोड़ की, अगर 3 स्टेट को आप ले लें, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, तो इनका भी 2023 और 24 का जो सालाना बजट आया है ना वो 49,000 करोड़ का है। इन 3 स्टेट्स का, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, टोटल बजट तीनों स्टेट का मिला दूँ 23 और 24 का तो 49,000 करोड़ है। और हमारे सिर्फ 4001 विधायकों की कुल प्रॉपर्टी 54,000 करोड़ है, यानी कि इन 3 राज्यों के बजट उनके मुकाबले कम है। जो एवरेज है एमएलए की प्रॉपर्टी या संपत्ति वो 13.63 करोड़ है, मतलब एक एमएलए कम से कम 13 करोड़ का तो मालिक है हमारे देश में, जिस देश में एक आदमी की सालाना आमदनी 2 लाख से भी कम है। 1356 ऐसे एमएलए हैं जिनकी औसत या एवरेज प्रॉपर्टी 11.97 करोड़ है। तो ये थोड़े से एडीआर के आंकड़े थे। ये आंकड़े इसलिए इंटरेस्टिंग हैं कि जब ऐसे पॉलिटिशियन, नेता, दबंगई लोग क्राइम करते हैं और फिर कानून से किस तरह से बच कर निकलते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है, ये दौलत, ये काम आता है आपको पुलिस का पेट भरने में, कागजात बदलने में, वकीलों की फ़ौज खड़ी करने में, और न जाने कैसे कैसे अदालतों के रुख और फैसले को बदलने और बदलवाने में। तो जब ऐसा होगा तो हम लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा? बात सोचने वाली है। तो आज फॉलोअप में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को
किसी नई कहानी के साथ और फॉलो अप में अगले संडे को आपसे मुलाकात होगी किसी और गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए।